नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व चेयरपर्सन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी दफ्तर से इसे जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि उसका घोषणा पत्र 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर अपने घोषणा पत्र यानी न्याय पत्र के 5 न्याय के बारे में कौन कौन से। कांग्रेस के 5 न्याय: पहला, हिस्सेदारी न्याय; दूसरा, युवा न्याय; तीसरा, युवा न्याय। कांग्रेस के ये 5 न्याय आपको। चौथा, किसान के साथ न्याय और 5वां, श्रमिक न्याय। तो ये 5 न्याय हैं: युवा न्याय, किसान न्याय। तो चलिए अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि आखिरकार 5 न्याय में कांग्रेस ने कौन कौन से 25 गारंटियां दी हैं। हम आपको यह भी बता देते हैं। 5 न्याय, 25 गारंटी: 30 लाख सरकारी नौकरी, जातीय जनगणना कराने का वादा, नौकरी आवेदन में फीस नहीं लगी और युवाओं को ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये गारंटी बता रहे हैं हम आपको। इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच की जाएगी, नोटबंदी की जांच, ये भी एक गारंटी है। राफेल सौदे की जांच करवाई जाएगी, जिसका मुद्दा लगातार कांग्रेस उठाती रही है। और एमएसपी की कानूनी गारंटी और मनरेगा में मजदूरी 400 रुपए हर दिन। हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख रुपए। यह वो गारंटी है जो कांग्रेस ने वादा किया है अपने घोषणा पत्र में। आरक्षण सीमा 50% से बढ़ेगी, यानी 50% से ज्यादा। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। एजेंसियों का दुरुपयोग करने से रोकेंगे, यह भी गारंटी में शामिल है। और पीएमएलए कानून में बदलाव किया जाएगा। गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा। 30 लाख सरकारी नौकरी, यानी कि ये 25 गारंटी और 5 न्याय हमने आपको बताया। तो अब इस घोषणा पत्र को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है। और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कैसी कैसी चीजें करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए साहब, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। देखिए, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना
1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी कानून की गारंटी भी हम देंगे। 75 साल से जिन वर्गों के लिए, समूहों के लिए कोई कार्य नहीं हो पाया, आज चुनाव के वक्त पर उनको इस प्रकार के प्रलोभन देना ये चुनावी नौटंकी है। 60 साल से ऊपर राज किया, लेकिन 60 साल के घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा रहा। अभी जो निकला है वो भी वही रहेगा। डपोर संखी के सिवा कांग्रेस ने नहीं कुछ किया। बड़ा शानदार हमारा मैनिफेस्टो है और मुझे लगता है कि जनता आज उम्मीद करती है कांग्रेस को एक बेहतर विकल्प देने के लिए। हमारे मैनिफेस्टो में सब वो बातें कही हैं जो जनता चाहती है। किसान, नौजवान, महिला, मध्यम वर्ग, सबके लिए हम लोगों ने अपनी रोड मैप तैयार किया है। जनता उसको पसंद कर रही है और कल एक बहुत बड़ी जनसभा जयपुर में होने वाली है। उसमें लीडरशिप औपचारिक जो पब्लिक के बीच में जाकर मैनिफेस्टो को प्रेजेंट कर। कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि या तो जॉर्ज सोरोस के ऑफिस में बना है या कैम्ब्रिज एनालिटिका ने बना के भेज दिया और वो लोग पढ़ भी नहीं पाए उसे। जो मुद्दे हैं जिस पे आपने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, कम समय में थोड़ा अध्ययन मैंने किया। अनुच्छेद 370 का संशोधन हुआ, विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने, सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन है, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में कोई जिक्र नहीं है। जनता जानना चाहती है बहाल करेगी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ठीक किया। सीए पे विरोध करते हैं, सीए पे कोई जिक्र नहीं है उनके मैनिफेस्टो पे। करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराब घोटाले के पीछे बीजेपी का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी ईडी ने टीडीपी सांसद मुंगटा रेड्डी और उनके पिता राघव रेड्डी पर दबाव डालकर केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाया है। संजय सिंह ने आगे कहा कि मुंगटा रेड्डी अब प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। बयान अब मैं आता हूं कि शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने कैसे किया। अब एक शख्स आता है शराब का कारोबारी, जिसको कहती भारतीय जनता पार्टी, घोटालेबाज है, घोटालेबाज है, घोटालेबाज है, शरद रेड्डी। शरद रेड्डी के घर पे 9 नवंबर को छापा होता है 2022 में। 9 नवंबर 2022 को छापा होता है और 9 नवंबर 2000 छापे के बाद इससे पूछा जाता है केजरीवाल जी के बारे में। ये साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं अरविंद केजरीवाल को जानता ही नहीं, उनसे मिला नहीं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। और इसके कुल 12 बयान होते हैं, 12 बयान। ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश करके उनको गिरफ्तार किया गया। 9 नवंबर से लेकर इससे पूछताछ के दौरान इसको जो भी दबाव बनाया गया, इसने मना किया। फिर इसकी 10 नवंबर को गिरफ्तारी हो जाती है और 10 नवंबर की गिरफ्तारी के बाद इसने कुल 25 अप्रैल तक, यानी कि 6 महीने इसको जेल में रखा गया। इससे बार बार कहा गया बयान दो केजरीवाल के खिलाफ, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ, इसने नहीं दिया। 12 बयान इसने कुल दिया और 6 महीने के बाद जब इससे कहा गया बयान दो वरना जिंदगी जेल में सड़ जाएगी,
बयान दो वरना जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। अब वो कोई संजय सिंह तो है नहीं, वो शरद रेड्डी है, टूट गया। 25 अप्रैल को उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया। एक आदमी जिसको खुद ईडी कह रही है ये शराब का घोटालेबाज है, शराब का घोटालेबाज है, उसका क्या रिश्ता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ? और इतना ही नहीं, आज की तारीख में वो टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है। मैं चाहता हूं वो भी आप दिखाइए। संजय सिंह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह पर पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो अदालत की तरफ से दी गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। संजय सिंह अभियुक्त हैं जिनको कोर्ट ने अभी तक बरी नहीं किया है। संजय सिंह भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरह ही कट्टर बेईमान हैं और एक अभियुक्त जमानत पर बाहर आकर दूसरे अभियुक्तों को क्लीन चिट दे रहा है। जो शराब घोटाला पापी आपने किया है उस बिंदु पे तो है ही, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था, ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम मीडिया के समक्ष आएं और अपनी बात रखें, क्योंकि संजय सिंह दी एक्यूज्ड भ्रष्टाचार युक्त एक अभियुक्त एक नई काली परंपरा की शुरुआत कर रहा है। एक अभियुक्त जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने दोष मुक्त नहीं किया है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, दोष मुक्त नहीं किया है। ही हैज नॉट बीन एक्विटेड, नीदर हैज द कोर्ट डिस्चार्ज्ड हिम, he has only been granted bail। इस अभियुक्त को एक्विटल नहीं मिला है, इस आरोपी को डिस्चार्ज नहीं किया है न्यायालय ने। यह अभी भी एक आरोपी है, जैसे कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया, वैसे यह भी कट्टर बेईमान आरोपी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि यूपी की घोसी सीट से एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अरविंद ने सफाई देते हुए यह कहा कि उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से माफी नहीं मांगी बल्कि उनका आशीर्वाद मांगा। हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के सबसे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए हुए थे और आज पूरे जनपद के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। कार्यकर्ताओं से परिचयात्मक एक कार्यक्रम भी था। उसी कार्यक्रम में जोश भरते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्योंकि जीत को सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। और भाषण के ही बीच में जब सब निर्णय हो गया, जोश जुनून सारी चीजें जब आ गई, तो सारे कार्यकर्ताओं से हमने व्यक्तिगत तौर पर हमने आशीर्वाद की कामना की, क्योंकि मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और जब कार्यकर्ता चाहेगा तभी कोई जीत सुनिश्चित कर पाएगा। कार्यकर्ता उत्साहित हों और जीत सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित हों। इसके लिए हमने सबसे पहले, जब हमारा टिकट फाइनल हुआ था, तो सबसे पहले अपने दादा दादी माता पिता का आशीर्वाद लिया था और उसके बाद आज हमने
भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं न कहीं विपक्षियों के द्वारा तमाम मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं कि उनसे माफी मंगवाया गया, तमाम तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं, ये निराधार है। मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर यह कहना है कि वो हम अपने कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद की कामना कर रहे थे और मैं आशीर्वाद ऐसे ही मांगता हूं। जब भी मैं कोई बड़ा कार्यक्रम करता हूं, मेरे पार्टी का व्यक्तिगत जब रैली होती है, तब भी मैं अपने समर्थक, अपने कार्यकर्ताओं के सामने जब स्वागत करने के लिए जाता हूं, तो मैं उनसे झुक करके ही प्रणाम करता हूं। और जंग की शुरुआत हुई है घोसी लोकसभा में फतह करने का, तो आज डिप्टी सीएम साहब आए थे, संगठन के प्रभारी साहब आए थे, दोनों लोगों के सामने अपने अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद मांगा और आशीर्वाद मांग करके जय श्री राम और जय सुहेल का उद्घोष हुआ और उसके बाद हम सभी लोग रण के मैदान में कूद पड़े। टोटल मैं खंडन करता हूं। मैं बताया ना आपसे कि विपक्ष के पास अब कुछ बचा नहीं है। विपक्ष अभी तो ये शुरुआत है, बहुत सारी चीजें वो हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने के लिए, हमारी एकता को तोड़ने के लिए, जो हमारे कार्यकर्ताओं में आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सहयोग, समन्वय और सामंजस्य का एक जो जोश दिया है, कहीं न कहीं इसका खंडन करने के लिए विपक्षी कोई भी चाल चल सकता है। तो ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, मैं इसका टोटली खंडन करता हूं। मैं एक कार्यकर्ता हूं और अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं से मैंने आज आशीर्वाद प्राप्त किया है और आशीर्वाद लेकर के मैं क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं और क्षेत्र का भ्रमण करते करते वो दिन भी आएगा 1 तारीख 1 जून, सभी लोग मिलकर के चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाएंगे और 4 जून को वही नारा लगेगा, अब की बार 400 पार, यूपी में 80 की 80। तो वहीं समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद से प्रत्याशी और मुरादाबाद की सिटी मजिस्ट्रेट के बीच बहस का वीडियो जोरों से वायरल हो रहा है। वीडियो में सिटी मजिस्ट्रेट से सपा प्रत्याशी बहस करती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल सपा प्रत्याशी रुचि वीरा मस्जिद के पास लोगों से मिलने पहुंची थी, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने आचार संहिता के उल्लंघन की बात करते हुए मिलने से मना कर दिया। इस पर बहस शुरू हो गई। ये पूरा मामला मुगलपुरा कोतवाली के जामा मस्जिद का बताया जा रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन है इनका, यहाँ खड़े होना, यहाँ क्यों खड़ी है बिना संपर्क करने का कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के जयपुर लोकसभा सीट पर शनिवार को कांग्रेस की पहली बड़ी जनसभा और रैली होगी, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। जयपुर में आयोजित घोषणा पत्र संबंधी इस रैली को सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इन तैयारियों को लेकर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। सुनिए। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कल राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। इस वक्त एनएसयू के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह से कल की व्यवस्थाएं। लेकिन सर, कल पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जाने वाली, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, बड़ी जोर शोर की तैयारी है, बहुत उत्साह नौजवानों में है और लोकसभा चुनाव है, तो इस लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे नौजवान, हमारे किसान, मजदूर इस तानाशाही सरकार को जो है जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जुमलों की सरकार बनाई, गाय के नाम पे वोट मांग के बूचड़ खानों से चंदा लिया, ये आम आदमी समझ चुका है। 15 लाख नौकरियों का ख्वाब दिखाया, 2 करोड़ रोजगारों का और 15 लाख खाते में देने का जो ख्वाब नौजवानों को दिखाया, कहीं ना कहीं इन्होंने नौजवानों को ठगने का काम किया है। अब नौजवान समझ गया है, जान गया है, किसान मजदूर वर्ग समझ गया है कि ये जुमलों की सरकार के इसको उखाड़ के फेंकेंगे। कल सोनिया जी, राहुल जी आ रहे हैं, बड़े मंच से पूरे प्रदेश भर के लोग रैली में आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त हुजूम वहाँ आएगा और उस मंच से एक बड़ी ऊर्जा का, एनर्जी का संचार होगा और हम लोग जो है इस तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। कल घोषणा पत्र भी यहाँ से जारी होने वाला है, क्या कुछ इस घोषणा पत्र में होने वाला है? देखिए, महत्वपूर्ण बातें जो है उस घोषणा पत्र में हैं, उसमें सभी वर्गों को जो है रखा गया है। उसके अंदर गरीब, मजदूर, किसान, महिला, नौजवान, उनके रोजगार से लेके सारी तमाम तरीके की जो बातें हैं, जो ज़रूरत के मुद्दे हैं, उस मैनिफेस्टो में रखी गई हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ईवीएम पे भी बात कही है, कैसे हम लोग 30 लाख नौकरियों की जो उसमें बात कही है। बहुत सारी अभी चीज़ें हैं, कल आप देखिएगा, बहुत
अच्छा कार्यक्रम होने वाला है, बहुत लोग उत्साहित हैं कार्यक्रम के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चूरू के दौरे पर कल पुष्कर जाने वाले हैं। क्या लगता है कि पीएम की सभाओं से कुछ फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई उत्साह ही नहीं है। वो तो सारे पैसे देके बुलाई जाने वाली भीड़ है, कोई नहीं आ रहा मोदी जी के नाम पे। सब समझ गए हैं ना मोदी जी की क्या नीति है। वो झूठ बोलते हैं, मंचों से क्या करेंगे, जुमलों की बारिश करेंगे कि उन्होंने 10 साल जुमलों की बारिश। कुछ नौजवान सब समझ गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी आए, कोई किसी को भी ले आओ। अब जो जनता है वो बहुत त्रस्त है, परेशान है, ये जवाब देना चाहती है। बस ये तो इंतजार में थी कि कब लोकसभा चुनाव आए और कब हम इसको उखाड़ के फेंकें। तो मोदी जी की रैलियों से इनसे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। 25 की 25 सीटों की हैट्रिक की बात को बीजेपी कर रही है। हम कह रहे हैं 25 की 25 सीटें कांग्रेस जीतेगी। कहाँ जीतेगी 25 की 25? कांग्रेस जीतेगी, 100% जीतेगी। ये उत्साह है लोगों में। आप जाएं जमीन पे, धर्म राजनीति नहीं करेंगे। आप 400 पार की बात कर रही है बीजेपी। अरे कांग्रेस जाएगी 400 पार। वो तो यही माइंड सेट करते हैं लोगों का, झूठ बोलते हैं। वो कहीं ईवीएम हैक करने की बात हो रही होगी उनसे, और कुछ नहीं है। जनता परेशान है, लोग परेशान है, कुछ नहीं होगा उनसे। अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अगर मौका देती जनता, तो युवा वर्ग के लिए क्या करने वाली है कांग्रेस? कांग्रेस ने हमेशा नौजवानों की बात की, रोजगार की बात की। आप देखिए ना, जब भी कांग्रेस सत्ता में आई, राजस्थान में हमारी सरकार थी, हमने राजीव गांधी युवा मित्र जो है उनको 5000 लोगों को रोजगार दिया। जैसे ही बीजेपी सरकार आती है उनको हटा देती है। तो ये रोजगार देने वाली सरकार नहीं है बीजेपी, रोजगार छीनने वाली सरकार है। जब भी कांग्रेस आती है अच्छी नीतियों के साथ आती है, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, और इसके साथ साथ हमने राइट टू हेल्थ का बिल भी लेके आए अशोक गहलोत जी, महंगाई राहत कैंप भी लगाए। बहुत सारे ऐसे काम किए जो आम जनता को प्रभावित करने वाले थे, नौजवानों को जो है प्रभावित करने वाले थे। तो बेशक बहुत अच्छा हम लोग करेंगे। राहुल जी खुद नौजवानों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, देश में जो मुद्दे हैं उनकी बात करते हैं। तो बेशक राहुल जी की नीति से अगर हम लोग चलेंगे तो बिल्कुल देश में अच्छा माहौल बनेगा। तो ये थे विनोद जाखड़ जी, जिन्होंने हमें बताया कि साल 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। राहुल जांगड़, इंडिया वॉइस, जयपुर। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी स्थापना दिवस का जश्न जोर शोर से मनाने की तैयारी में है। 6 अप्रैल को बीजेपी अपना 45वां स्थापना दिवस मनाएगी। इसके लिए देश भर में विशेष तैयारियां की गई हैं। इस मौके पर पार्टी फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ देश भर के 10 लाख से ज्यादा बूथों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान के आम जन की पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी एक राजनीतिक दल के रूप में आज विख्यात है। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा बहुत लंबी है। मूलतः भारतीय जनसंघ का गठन हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके पहले अध्यक्ष थे, पंडित दीनदयाल जी उसके महामंत्री थे। एक लंबी यात्रा भारतीय जनसंघ के रूप में भारतीय जनता पार्टी का आज जो है, उनका गया जो कल था, उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी है, राजनीतिक सेवा का रिकॉर्ड भी। उसके बाद में जब भारतीय आपातकाल आया, आपातकाल के बाद में चुनाव हुआ, उसके बाद मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद फिर संघ, और उसके बाद राष्ट्रवादिता, इस सब विषय को लेकर के जो आपातकाल के कारण सत्ता में आए थे, वे लोग इसमें प्रश्न उठाने लगे। किस राष्ट्रवादी पार्टी का उदय 1980 में आज ही के दिन हुआ। माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी इसके अध्यक्ष बने। तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा की भावना के साथ काम कर रहा है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसमें कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से त्याग तपस्या और बलिदान अपना किया है, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसीलिए एक चाय बेचने वाला बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना है, इसीलिए एक किसान का बेटा भजनलाल शर्मा राजस्थान मुख्यमंत्री बने। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी जो परिवारवाद की राजनीति से दूर है, वरना अन्य सभी पार्टियां राजनीतिक पार्टियां परिवारों की पार्टियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः कार्यकर्ताओं का आधारित पार्टी है। 6 तारीख से लेकर हम इस खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।